राम राम सभी को। अपने पिछले लेसन्स में हमने लग्न कुंडली को जाना, सूर्य कुंडली को जाना, चंद्र कुंडली को जाना, 9 ग्रह, 12 राशि, 12 भावों के बारे में जाना, ग्रहों की उच्च नीच राशि और मित्रता शत्रुता के बारे में जाना। अब बात करते हैं प्रेडिक्शन की कि ज्योतिष शास्त्र में जन्म कुंडली का प्रेडिक्शन किस तरह से किया जाता है, नव ग्रहों का 12 भाव और 12 राशियों का उपयोग किस तरह से किया जाता है। तो देखिएगा, मैंने आपको जो 9 ग्रह, 12 राशि और 12 भाव बताए, ये ज्योतिष शास्त्र में कुछ ना कुछ इंडिकेट करते हैं, कुछ ना कुछ सिग्निफाई करते हैं, जिनको कि साधारण भाषा में कहा जाता है कारक। 9 ग्रहों के अपने कुछ कारक होते हैं, 12 राशियों के अपने कुछ कारक होते हैं, 12 भावों के अपने कुछ कारक होते हैं। उन कारकों का उपयोग कर ही, उन कारकों का ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही आप किसी जन्म कुंडली का फलित दे सकते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कारक क्या है, कारक की डेफिनेशन क्या है। देखिएगा, प्रत्येक ग्रह कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि सूर्य आपके पिता का कारक ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, तो सूर्य पर आने वाले प्रभाव, सूर्य की जन्म कुंडली में स्थिति से आप पिता के सुख के बारे में जान सकते हैं कि व्यक्ति के जीवन में पिता का सुख किस प्रकार का हुआ। इस प्रकार से जन्म कुंडली में जो ग्रह जिसका कारक है वह किन भावों में बैठा है, किन ग्रहों के साथ संबंध बना रहा है, किन राशियों में बैठा है, इसके आधार पर आप ग्रह के बल को जान सकते हैं और व्यक्ति के जीवन के बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो आज के इस लेसन में सबसे पहले हम 9 ग्रहों के संक्षिप्त कारकों के बारे में जानते हैं। देखिएगा, ज्योतिष शास्त्र की लगभग समस्त पद्धतियों में ग्रहों के कारक लगभग समान है, कुछ अंतर आते हैं। जैसे कि नाड़ी ज्योतिष में पति का कारक मंगल को माना गया है और पाराशरी ज्योतिष में पति का कारक गुरु को माना गया है। तो फिलहाल हम जो फंडामेंटल पढ़ रहे हैं वो पाराशरी ज्योतिष का है, तो इसलिए यहां जो मैं कारक आपको बताऊंगा वो पाराशरी ज्योतिष के अनुसार ही बताऊंगा। कुछ अंतर आते हैं, लेकिन उन अंतर से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। जब आप प्रैक्टिस करते हैं, जब आप किसी विद्या को सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो उन कारकों को सीख कर समझ कर आप बहुत ही आसानी से प्रेडिक्शन कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है कारकों का उपयोग करने आना, ग्रहों का बल समझ में आना, ग्रहों पर प्रभाव किस तरह से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, उन प्रभावों को किस तरह से पढ़ते हैं, ये आना चाहिए। एक बार आपको यह आ गया, उसके बाद पद्धति कोई भी हो, पद्धति के अनुसार कारकों में किसी भी प्रकार से अंतर आ रहा हो, वो कोई बहुत बड़े मायने नहीं रखता। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गुरु ग्रह की। जैसे कि मैंने कहा कि पाराशरी ज्योतिष के अनुसार गुरु ग्रह को हस्बैंड अर्थात किसी स्त्री की कुंडली में पति का कारक माना गया है। जब भी हम किसी स्त्री की कुंडली में उसके पति के सुख के बारे में देखेंगे तो हमें गुरु पर आने वाले प्रभाव देखने होंगे, गुरु का बल देखना होगा। अगर हमें देखना है कि इस स्त्री की मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, तो गुरु का प्रभाव हमें बता देगा कि इसकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, शादी कब होगी, कैसे होगी। सब कुछ जन्म कुंडली में गुरु के द्वारा देखा जा सकता है। अर्थात ग्रह जिस चीज का कारक है, ग्रह का बल उस कारक को, उस कारक के सुख को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे गुरु पति का कारक है तो गुरु पर आने वाले प्रभाव बता देंगे कि आपके पति कैसे होंगे। पुरुष की कुंडली में अगर बात करें तो नाड़ी ज्योतिष के अनुसार तो पुरुष की कुंडली में गुरु को जीव कारक माना गया है, अर्थात उस व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है। हालांकि पाराशरी की बात करें तो पुरुष की कुंडली में गुरु संतान का कारक माना गया है, ब्लेसिंग्स का कारक माना गया है, आपके गाइड का कारक माना गया है, आपके डॉक्टर का कारक माना गया है। एक ऐसा व्यक्ति जो कि आपके जीवन में मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है, वह गुरु के कंट्रोल में आता है। स्त्री या पुरुष सभी की जन्म कुंडली में गुरु को आपके मेंटोर का कारक माना गया है, आपके मार्गदर्शक का कारक माना गया है। ईश्वर कृपा आपको अपने जीवन में कितनी प्राप्त होगी, यह भी जन्म कुंडली में गुरु का बल ही बताता है। गुरु जब जन्म कुंडली में शुभ प्रभाव में होते हैं तब आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में इष्ट कृपा बहुत प्राप्त होती है, क्योंकि गुरु को ब्लेसिंग्स का कारक भी माना गया है, गुरु को सम्मान का कारक माना गया है। व्यक्ति को अपने जीवन में कितना सम्मान प्राप्त होगा यह जन्म कुंडली में गुरु का बल ही निर्धारित करेगा। जितना किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में गुरु बली होगा, व्यक्ति की सोशल रेस्पेक्ट उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। किसी स्त्री की कुंडली में गुरु जितना ज्यादा बली होगा, उस स्त्री को अपनी ससुराल में उतना ही ज्यादा मान सम्मान मिलेगा। गुरु को संतान का कारक भी माना गया है। संतान किस प्रकार की होगी, संतान कब होगी, है भी सब गुरु के बल के द्वारा ही देखा जा सकता है। उसके बाद शुक्र की बात करते हैं। शुक्र को धन का कारक माना गया है। किसी व्यक्ति के पास कितना पैसा आएगा, कब आएगा,
यह सब जन्म कुंडली में शुक्र की स्थिति बताती है। किसी पुरुष के लिए शुक्र को पत्नी का कारक माना गया है। जैसे कि हमने यहां देखा स्त्री की कुंडली में गुरु पति का कारक है, उसी तरह से पुरुष की कुंडली में शुक्र पत्नी का कारक है। पत्नी के बारे में सब कुछ आप शुक्र की स्थिति से जानने में सक्षम हो सकते हैं। लग्जरी का कारक शुक्र को माना गया। स्त्री की कुंडली हो अथवा पुरुष की कुंडली हो, आपको अपने जीवन में कितना ऐश्वर्य प्राप्त होगा, यह सब आप शुक्र के माध्यम से देख सकते हैं। स्त्री की कुंडली हो अथवा पुरुष की कुंडली हो, शुक्र को फीमेल्स का कारक माना गया है। हमारे जीवन में किसी स्त्री के द्वारा हमें लाभ होगा अथवा हानि होगी, यह भी जन्म कुंडली में शुक्र के द्वारा ही देखा जा सकता है। शुक्र को पुत्री संतान का कारक भी माना गया है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं मंगल की। मंगल को ऊर्जा का कारक माना गया है। मंगल को हमारे छोटे भाई का कारक माना गया है, गुस्से का कारक माना गया है, आर्मी, पुलिस, वेपन्स, यह सब मंगल के कंट्रोल में आते हैं। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल बहुत ज्यादा बली है तो आप देखेंगे ऐसे लोगों की बॉडी बहुत ज्यादा फिट होगी, स्पोर्टी लुक वाली होगी, शरीर ऊर्जा से भरा हुआ होगा, इम्यून सिस्टम उनका अच्छा होगा। साथ ही साथ ऐसा भी होता है ऐसे लोगों को गुस्सा भी कई बार जल्दी आ जाता है। मंगल बली है तो ऐसे लोगों को आर्मी, पुलिस प्रशासन से सहयोग मिलता है। और जो लोग आर्मी में जाना चाहते हैं, पुलिस में जाना चाहते हैं, जो लोग किसी ऐसे प्रोफेशन में जाना चाहते हैं जहां पर सिक्योरिटी से रिलेटेड काम होता है, वहां पर जन्म कुंडली में मंगल का बली होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब हम ग्रहों के कारक की बात करते हैं तो अगर हमें किसी प्रोफेशन को भी जानना है तब भी हम कारकों का उपयोग करेंगे। जैसे गुरु ब्लेसिंग्स का, गाइड का कारक है, तो अगर किसी व्यक्ति को टीचिंग लाइन में जाना है तो ऐसे में जन्म कुंडली में गुरु की स्थिति अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। शुक्र को ऐसे धन का कारक माना गया है। किसी को फाइनेंशियल सेक्टर में जाना है, बैंकिंग सेक्टर में जाना है। शुक्र को ज्वेलरी का कारक भी माना गया है, तो किसी को ज्वेलरी से रिलेटेड कोई काम करना है तो ऐसे में जन्म कुंडली में शुक्र की स्थिति अपने आप में बली होना जरूरी है। इसी तरह से अगर बुध की बात करें तो बुध को हमारी शिक्षा का कारक माना गया है, व्यवहार का कारक माना गया है, इंटेलिजेंस का कारक माना गया है। बुध को हमारे फ्रेंड सर्किल का कारक माना गया है। बुध हमारी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, इनको भी इंडिकेट करता है। छोटे भाई बहन का कारक बुध को माना गया है। हमारे छोटे भाई बहन कैसे होंगे, यह सब जन्म कुंडली में बुध दिखाता है। ये ग्रह हमारे शरीर के अंगों को भी रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर मैं लिमिटेड कारक आपको बता रहा हूँ, कारक अनंत होते हैं। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाते हैं वैसे वैसे आपको ग्रहों के कारक याद होते जाते हैं। ग्रहों के कारक जैसे जैसे आपको याद होते जाएंगे, आपकी ब्रेन में जैसे जैसे ये डाटा इकट्ठा होता जाएगा, वैसे वैसे आपकी ज्योतिष में प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, आपका प्रेडिक्शन अच्छा होता जाएगा। बुध को हमारी स्पीच का कारक भी माना गया है, छोटे भाई बहन आदि। ठीक है, तो बुध के द्वारा आप यह सब देख सकते हैं। बुध के बल के द्वारा यह सब प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि छोटे भाई बहन कैसे होंगे, आपके फ्रेंड सर्किल कैसा होगा, आपकी एजुकेशन कैसी होगी। ठीक है, चंद्र को हमारी माता का कारक माना गया। माता का स्वास्थ्य, व्यवहार, सब कुछ आप चंद्र के द्वारा देख सकते हैं। माता का सुख किसी व्यक्ति को कितना मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, यह सब जन्म कुंडली में चंद्र की स्थिति आपको बता देगी। चंद्र को हमारे मन का कारक माना गया है, कल्पना का कारक माना गया है। व्यक्ति के विचार कैसे होंगे, यह जन्म कुंडली में चंद्र के द्वारा ही आप देख सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई कुंडली दिखाने आया और आपको ये देखना है कि ये व्यक्ति किस मानसिकता का है, तो आपको कुछ नहीं करना, जन्म कुंडली में चंद्र पर आने वाले प्रभाव आप देख लेंगे, आपको बता देंगे कि इस व्यक्ति की मानसिकता कैसी है। तो ज्योतिष शास्त्र के बहुत सारे उपयोग हैं, वो उपयोग केवल आपको करने आने चाहिए। ग्रहों के कारकों से आपको यूज्ड टू होना पड़ेगा, भावों के कारकों से आपको यूज्ड टू होना पड़ेगा। उसके बाद आप बहुत आसानी से कुछ भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कुछ भी जान समझ सकते हैं। चंद्र को यात्रा का कारक माना गया है। कोई व्यक्ति आपके पास प्रश्न लेकर आता है कि वो विदेश जाएगा नहीं जाएगा, तो वो भी आप जन्म कुंडली में चंद्र की स्थिति से बता सकते हैं। चंद्र को जल का कारक माना गया है। अब किसी व्यक्ति को पानी से रिलेटेड कोई काम करना है, केमिकल से रिलेटेड कोई काम करना है, तो वो जन्म कुंडली में चंद्र की स्थिति आपको बताएगी। सूर्य को हमारे पिता का कारक माना गया है। जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति देखकर आप किसी व्यक्ति के पिता के बारे में, पिता के सुख के बारे में जान सकते हैं। सूर्य को संतान का कारक भी माना गया है, राजशक्ति का कारक माना गया है, अथॉरिटी का कारक माना गया है। किसी व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, पॉलिटिक्स में किसी व्यक्ति को सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, किसी व्यक्ति को अपने जीवन में बड़ा स्टेटस प्राप्त होगा या नहीं होगा, यह जन्म कुंडली में सूर्य का बल ही निर्धारित करता है। सूर्य के बल के द्वारा ही आप देख सकते हैं कि इस व्यक्ति की आत्मा का क्या तेज होगा, क्योंकि सूर्य को हमारी आत्मा का कारक माना गया है। जन्म जन्म की यात्राओं के दौरान हमारी आत्मा ने पूर्व जन्मों में किस प्रकार का तप किया है और कितना आत्मबल प्राप्त किया है, जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति ही बताती है। सूर्य जन्म कुंडली में जितना ज्यादा बली होता है, माना जाता है उस व्यक्ति की आत्मा का बल उतना ही अधिक है।
ठीक है, इसके बाद बात करते हैं शनि की। शनि को कर्म का कारक माना गया है। इन ग्रहों की राशि मैंने आपको पहले ही बता दी थी। तो आप देखेंगे शनि की जो राशि है मकर राशि, जब हम मेष लगन की कुंडली बनाते हैं तो 10वें भाव में आती है। तो ग्रह की राशि और ग्रह के कारक अगर देखें तो कहीं ना कहीं सिमिलर होते हैं। हालांकि आने वाले लेसन में मैं आपको राशियों के कारक भी बताऊंगा। तो शनि को हमारे कर्म का कारक माना गया है। आपसे अगर कोई भी पूछे कि मेरा प्रोफेशन क्या होगा, जॉब होगी, बिजनेस होगा, यह सब जन्म कुंडली में शनि की स्थिति बताएगी। शनि को हमारी डेस्टिनी, कर्म का कारक माना गया है, अर्थात प्रारब्ध का कारक भी माना गया है। किसी व्यक्ति के पूर्व जन्मों के प्रारब्ध कैसे हैं, उसको अपने जीवन में कैसे फल प्राप्त होंगे, यह जन्म कुंडली में शनि की स्थिति बताती है। शनि को नौकर का कारक माना गया है, वर्कर का कारक माना गया है। किसी व्यक्ति को अपनी फैक्ट्री में अपने वर्कर से कितना ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, अपने को वर्कर से कितना ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, अपने नौकरों से कितना ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, यह सब जन्म कुंडली में शनि की स्थिति बताती है। राहु को विस्तार का कारक माना गया है। राहु को सांप का मुंह माना गया है, बुराइयों का कारक माना गया है, तंत्र मंत्र का कारक माना गया है। ज्योतिष शास्त्र में राहु केतु छाया ग्रह, इनका प्रभाव इस तरह से होता है कि जब भी किसी ग्रह के साथ में बैठते हैं तो उसके कुछ गुण में वृद्धि करते हैं और कई बार गुणों में कमी करते हैं, पाप प्रभाव देते हैं। तो इसलिए राहु केतु को पढ़ना ज्योतिष में सबसे ज्यादा जरूरी होता है। इनके प्रेडिक्शन को सीखना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो अब जैसे कि मैंने लिखा कि राहु विस्तार का, एक्सपेंड का कारक है। तो राहु मान लिया शुक्र के साथ में संबंध बना रहा है, तो शुक्र क्या है, धन है। शुक्र और राहु की युति है, शुक्र राहु किस प्रकार से संबंध बनाए, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर धन का विस्तार हो सकता है। मंगल के साथ में संबंध है तो हम कह सकते हैं कि गुस्से का विस्तार हो सकता है। तो इसलिए ग्रह के कारक को आप यूज कर सकते हैं। स्नेक का कारक है तो सांप का मुंह अर्थात विषैला एक स्थान जहां पर विष है, तो ऐसे में राहु बहुत ज़्यादा परेशानियां भी देता है। तो लाइफ में जितनी भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं, वो सब राहु के प्रभाव में होती है, केतु के प्रभाव में होती है। ठीक है, किसी व्यक्ति के अंदर जितनी भी बुराइयां आती हैं, चाहे वो शराब पीना हो, स्मगलिंग करना हो, चोरी करना हो, झूठ बोलना हो, वो सब कहीं ना कहीं राहु के प्रभाव में आती है। तंत्र मंत्र का कारक, वाम मार्ग की साधना का कारक भी राहु है। तो कोई व्यक्ति जब तंत्र मार्ग की ओर अग्रसर होता है तो उसकी जन्म कुंडली में भी राहु का एक्टिव होना बहुत जरूरी है। वहीं केतु को कंट्रोलर माना गया है। किसी भी ग्रह की शक्ति को कंट्रोल करने वाला, कम करने वाला ग्रह केतु होता है। स्मॉल, छोटी छोटी चीजों को दिखाने वाला, बारीक चीजों को इंडिकेट करने वाला केतु होता है। जैसे कि मान लीजिएगा सुई की नोक है, वो केतु के कंट्रोल में आती है। कलम है, वो केतु के कंट्रोल में आती है। कलम के जो ये निब वाला पार्ट होता है, संसार की जितनी भी सूक्ष्म चीजें हैं वो केतु के कंट्रोल में आती हैं। तो इसलिए जन्म कुंडली के द्वारा आप केवल यही प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि किसी व्यक्ति की लाइफ में कब क्या कैसे होगा। आप जन्म कुंडली के द्वारा चराचर जगत की हर वस्तु को समझ सकते हैं। केतु को सांप की पूंछ का कारक माना गया। तो राहु केतु क्या है, ये एक दूसरे के अपोजिट ग्रह हैं। आप देखेंगे जन्म कुंडली में एक दूसरे के अपोजिट बैठते हैं, 180 डिग्री पर बैठते हैं। पिछले लेसन में मैंने आपको समझाया था, सिखाया था। ठीक है, तो राहु को सांप का मुंह और केतु को सांप की पूंछ माना जाता है। ठीक है, इसलिए बहुत से विद्वान मानते हैं कि जब भी राहु केतु के बीच में सभी ग्रह आ जाते हैं तो कालसर्प दोष का निर्माण होता है, क्योंकि सांप के मुंह और सांप की पूंछ के बीच में सभी ग्रह आ गए। तो सांप के मुंह और पूंछ के बीच में सभी ग्रह आने से पेट के अंदर वो सारे के सारे सांप के पेट में चले गए। हालांकि ज्योतिष शास्त्र में ये मिथ भी है कि कालसर्प दोष नुकसान देता है। अनेक जन्म कुंडलियों में देखा गया कि काल अगर राहु केतु के बीच में सभी ग्रह बैठते हैं तो व्यक्ति को अपने जीवन में बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो ज्योतिष को आप जब भी पढ़ें बहुत ही पॉजिटिव होकर पढ़ें। जब भी किसी को प्रेडिक्शन दे बहुत ही पॉजिटिव होकर प्रेडिक्शन दे। कभी भी हमें किसी योग के इसी प्रभाव पर बहुत ही स्ट्रिक्टली कंसीडर नहीं करना चाहिए कि यह नकारात्मक प्रभाव ही देगा, क्योंकि अभी सिखाने वाली बात है तो इसलिए मैंने आपको बताया। हालांकि मैं अगर ज्योतिष के प्राचीन ग्रंथों की बात करूं तो किसी भी प्राचीन ग्रंथ में कालसर्प दोष का उल्लेख ही नहीं है। ये आधुनिक ज्योतिष शास्त्रों की उपज है। अनेक ज्योतिष विद्वानों ने केवल पूजा पाठ और सामने वाले को डराकर पैसा लेने के लिए इस तरह के दोषों का निर्माण किया है। फिर भी कारकों के हिसाब से मैंने आपको बताया, तो कभी भी आप नकारात्मक रूप से ज्योतिष ना करें। वो ज्योतिष पढ़ने वालों के लिए, सीखने वालों के लिए और आपके क्लाइंट के लिए, सभी के लिए बेहतर होता है। केतु को धर्म का कारक माना गया है, धार्मिक गतिविधियों का कारक माना गया और ज्योतिष में भी केतु का बहुत बड़ा रोल है। जन्म कुंडली में
केतु का प्रभाव ही किसी व्यक्ति को ज्योतिष में सक्सेस देता है, ज्योतिष का ज्ञान देता है, आध्यात्म का ज्ञान, वेदों का ज्ञान, जितना भी प्राचीन धर्म ग्रंथों का ज्ञान है वो सब कुछ केतु के कंट्रोल में आता है। तो इस तरह से इन ग्रहों के कम से कम लिमिटेड ये कारक तो आपको याद होने चाहिए। अगर मैं कारकों की बात करूं तो कारक अनंत है, आपका जीवन छोटा पड़ जाएगा ग्रहों के कारक, भावों के कारक, राशियों के कारक समझने में, याद करने में। किंतु होता क्या है, जब आप ज्योतिष पढ़ना शुरू कर देते हैं, प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, तब आपको याद करने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, आप कारकों को समझने लगते हैं। तो अभी आपकी शुरुआत है, अभी लिमिटेड कारक आप याद कीजिएगा, फिर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से याद हो जाएंगे। होपफुली आज के इस लेक्चर में आपने ग्रहों के कारकों के बारे में अच्छे से सीखा और समझा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।